साथियों नमस्कार। मैं आर.सी. मिश्रा, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अरमापुर कानपुर, आपके सामने एनसीईआरटी की पुस्तक आरोह के अंतर्गत उषा कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। साथियों, उषा का तात्पर्य सूर्योदय से पहले की स्थिति होती है। सूर्य निकलने से जो पूर्व की स्थिति होती है, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, प्रकृति प्रतिक्षण जो अपने में बदलाव करती है, उसी का गतिशील चित्रण शमशेर बहादुर सिंह जी ने उषा कविता के माध्यम से किया है। सबसे पहले मैं कवि परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। शमशेर जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 देहरादून में हुआ था। उच्च शिक्षा इलाहाबाद से इन्होंने प्राप्त की थी। इनकी विशेष जो रुचि थी वो चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी और इसमें उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। नई कविता के ये समर्थक थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें काव्य संग्रह में है कुछ कविताएं, काव्य संग्रह के अंतर्गत कुछ कविताएं। दूसरा उनका काव्य संग्रह है कुछ और कविताएं, और चुका भी हूं नहीं मैं, ये इनका काव्य संग्रह है। और इसी काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इतने पास अपने ये काव्य संग्रह हो गया। काव्य संग्रह के अलावा उन्होंने संपादन कार्य भी किया था, निबंध संग्रह भी इनके निबंध लेखन कार्य भी किया था, और इनके कहानी संग्रह भी प्रसिद्ध हैं। पुरस्कार का मैंने अभी आपको बताया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1993 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। जैसा कि आपको पता है, इनका जन्म देहरादून में हुआ था, जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता का इन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। उसी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन उनकी लेखनी के माध्यम से उषा कविता में देखने को मिलता है। शमशेर जी ने सूर्योदय के पूर्व की स्थिति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, और इस प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करने के लिए इन्होंने ग्रामीण उपमानों का प्रयोग किया है। ये इन्होंने जो ग्रामीण उपमानों का प्रयोग किया है, बिल्कुल नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमानों का इन्होंने सहारा लिया है, जिससे इनकी कविता बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली बन गई है। गांव में हम क्या क्या चीजें प्रयोग करते हैं, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इस सूर्योदय की पूर्व की प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ दिया। ये बड़ा प्रशंसनीय कार्य उनका था रहा। चले देखें कविता का भाव क्या है। उषा में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले के, जब सूर्य निकलता है, सूर्योदय के ठीक पहले की स्थिति का पल पल का परिवर्तित प्रकृति का बड़ा सुंदर सब चित्र उकेरा है। चित्र दो तरीके से बनते हैं, एक तूलिका के माध्यम से, एक जो कवि होता है, जो साहित्यकार होता है, वो शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन करता है कि जिस का वर्णन करता है वो है शब्द चित्र, वो है हमारे सामने, उसका दृश्य उपस्थित हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहा है शब्द चित्र उकेरा, माने उन्होंने वर्णन किया है, शब्दों के माध्यम से ऐसा जीवंत वर्णन कर दिया है। भोर के समय, भोर का मतलब हुआ ये सूर्योदय के पूर्व की स्थिति है। भोर के समय का आकाश, जो सूर्योदय के पूर्व जो आकाश होता है, जो आसमान होता है, नीले शंख कैसा, जैसा पवित्र लग रहा है। कवि को सूर्योदय के पूर्व की जो स्थिति है वो ऐसे लग रही है कि जैसे शंख के समान बहुत ही पवित्र हो। रात की
नमी के कारण। अब यहां से कभी ग्रामीण उपमाने की ओर चलेगा, ध्यान रखना। रात की नमी के कारण आसमान ऐसा लगता है। आपने देखा होगा जब सुबह होती है सूर्योदय की पूर्व की, तो आकाश में क्या होती है, नमी होती है, कुछ ओस की बूंदें दिखाई देती, कुछ वातावरण में नमी होती है। ऐसा लगता है जैसे राख से लीपा हुआ चौका। ये राख से लीपा हुआ चौका ये कहाँ का है, ये गांव के लोग प्रयोग करते हैं। शहरों में तो किचन का प्रयोग होता है, किचन होता है, उसमें प्लेटफॉर्म लगा हुआ होता है, धुलाई होती है, उसमें वहाँ पुताई नहीं होती है। पर यहाँ पर कवि कितना सुंदर वर्णन कर, राख से लीपा हुआ चौका। कवि को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो सुबह जब जागती हैं तो अपना जहाँ खाना बनता है उसको राख से पोत देती हैं। राख कौन होती है, कंडे और लकड़ी से जो खाना बनता है उससे जो उसकी जो शेष अवशेष निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, राख होती है। उसको पानी में भिगोकर और क्या किया जाता है, चूल्हे को पोता जाता है। तो चूल्हे में क्या होती है, जब पोता जाएगा तो नमी होगी। तो कवि को ऐसा लगता है कि रात का जो सूर्योदय के पूर्व भोर का जो नभ है, जो आसमान है, जो आकाश है, वो ऐसा लगता है जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं चौका पोतती हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है। आगे कवि कई बिंब, एक नहीं कई बिंब बनाता है। कहता है, अब बताता हुआ कहता है कि आकाश रूपी काली सिल। अगली बात यहाँ पर कह रहे हैं, आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं वो काली सिल, कह रहे आकाश रूपी काली सिल पर लाल केसर मलती हो। क्या मतलब हुआ, इस मतलब ये हुआ कि जो सिल होती है, जो सिल भट्टा होता है जिसमें मसाला वगैरह तैयार होता है, ये कहाँ प्रयोग होता है, ये गांव में होता है। ये भी ग्रामीण उपमान है। पहला उपमान राख से लिपा हुआ चौका, दूसरा क्या दिया, आगे लिपा काली सिल पर लाल केसर मल। ऐसा प्रतीत होता है कि जो काली सिल है, काली सिल पर जो उसमें मसाले की जो पिसाई होती है, तो कभी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे भोर का जो नभ है, जो आकाश, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी महिला ने काली सिर पर लाल केसर मल दी हो। अर्थात का आशय क्या निकला, आपने देखा होगा प्रातः काल का जो समय होता है, सूर्योदय का जो समय होता है, उसमें क्या होता है, कुछ लालिमा आ जाती है। तो यहाँ रंग समायोजन भी बहुत अच्छा कवि ने किया है। काले और लाल रंग के समायोजन का जो दृश्य उपस्थित उस सुबह भोर में होता है, उसका ही उपमान कवि ने यहाँ पर लाके उपस्थित कर दिया है। अगली, काली स्लेट पर थोड़ी सी लाल खड़िया। ये ऐसा लगता है, जो स्लेट होती है, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी बच्चे ने काली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मल दी हो। ये भी ग्रामीण क्षेत्र का उपमान किया गया है। चाक मल दी हो। आकाश रूपी नल, आगे आकाश रूपी नीले जल में, आपने देखा होगा किसी भी मैप में, आप देखिए जो पानी का जो पानी वाला यानी जलीय भाग जो दिखाया जाता है, उसमें क्या होता है, नीले रंग से दिखाया जाता है। तो कवि ने जो आकाश नीला है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल में, जैसे नीले जल में, चूंकि नीले रंग का आकाश है, तो कवि ने वो नीला जो रंग होता है वो जलीय भाग का प्रतीक होता है। तो इसमें ये बताया है कि जैसे नीले रंग के आकाश रूपी जल में किसी महिला का प्रतिबिंब पड़ रहा हो और वो झिलमिलाहट कर रही हो, झिलमिला रही हो, और सूर्योदय तो क्या होता है कि लालिमा हो जाती है सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय होती ही, और जब सूर्योदय हमारा उदय हो जाता है तो क्या स्थिति बनती है कि जो उषा का जो जादू होता है, जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, जो उसमें आकर्षण होता है, तो वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कवि ने इस उषा कविता के माध्यम से किसका वर्णन किया है, प्रातः काल की सुंदरता का, प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही जीवंत चित्रण किया है। तो ये इसका भाव मैंने अभी आप सभी बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। अब हम आपको कविता, चलिए अब हम कविता की ओर चलें। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, बहुत नीला, बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख
से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। चलें देखें इसके भाव की ओर। प्रात नभ था। प्रात नभ का नभ माने आकाश, नभ माने आकाश। कब का था? सूर्योदय के पहले का जो नभ था, बहुत नीला शंख जैसे। आप लोगों ने सुबह देखा होगा सूर्योदय के पहले आकाश कैसा दिखाई देता है, नभ कैसा दिखाई देता है, जैसे नीला। तो शंख की एक तो नीले से, और शंख कैसा होता है? नीले रंग का और पवित्र होता है। आपने देखा होगा पूजा सामग्री के लिए यूज होता है। तो क्या होता है? नीला शंख। प्रातः काल का जो नभ था, आकाश था, वो नीले शंख के समान पवित्र था। आगे भोर का नभ। इस नभ से भोर का नभ ये हुआ कि इसमें दो उन्होंने पाठ करके दिया है। इसके और पूर्व की स्थिति है, जिसे आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, ब्रह्म मुहूर्त की बेला बोली जाती है। मतलब एक नभ और नभ से पूर्व जो होती है स्थित, वो भोर का बोला जाता है। और जब भोर का नभ होता है तो वहां क्या स्थिति बनती है? भोर का नभ क्या था? नमी से युक्त था, नमी थी, उसमें कुछ ओस थी। तो कैसा लगता है कवि को? राख से लीपा हुआ चौका, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो राख से लीपा हुआ चौका हो। क्यों? जैसे चौके में नमी होती है, वैसे ही भोर के नभ में, वातावरण में नमी होती है। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है, प्रातः काल का जो भोर है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे राख से लीपा हुआ चौका पड़ा हो, अभी गीला पड़ा है। क्या मतलब? अभी गीला पड़ा है, सूखा नहीं है, अर्थात अभी उसमें नमी वातावरण में है। या अभी हमने पाठ के समरी में आपको बताया था कि कई बिंबों के माध्यम से कवि ने प्रातः काल की सुंदरता का वर्णन किया है। बहुत काली सिल। अब ये काली जो सिल है, ये अंधकार का प्रतीक है। ये अंधकार, काली सिल अंधकार का, तो सूर्योदय नहीं हुआ है तो हल्का सा अंधकार है। और अंधकार जो है वो अंधकार अब कम होता चला जा रहा है। क्यों? कि सूर्योदय होने की स्थिति में है। और जब सूर्योदय से जो पूरी की स्थिति है वो कैसी होती है? लालिमायुक्त होती है। ध्यान करो, कैसी होती है? लालिमायुक्त। दो सूर्य में लालिमायुक्त होती है, सूर्योदय से पहले, और सूर्यास्त के समय कैसा होता है? लालिमायुक्त होता है। तो कवि ने कितना सुंदर रंग समायोजन यहाँ दिखाया है। ऐसा लगता है जैसे काली सिल में किसी ने लाल केसर रंग दी हो। केसर क्या है? लाल केसर, लाल रंग की केसर को मल दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। किसे? प्रातः काल के सूर्योदय को देखकर। क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे के साथ सूर्योदय आ रहा है तो लालिमा फैल रही है। तो कवि को ऐसा लगता है कि उस लालिमा को देखकर जैसे किसी ने काली सिर पर लाल रंग की केसर मल दी हो, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया। धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है। ऐसा लगता है स्लेट, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जो बच्चे गांव में विद्यालय में, गांव के जो विद्यालय में, पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो स्लेट या पट्टी का प्रयोग करते थे। तो उसमें क्या होता है? स्लेट या पट्टी में ले जाते और चौक खड़िया ले जाते हैं, उसमें लिखते हैं। तो कवि को ऐसा, वहाँ भी एक अलग ही दिन उन्होंने अपना एक उपमान लिया है कि यह ऐसा लगता है जैसे बच्चे जो हैं स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मल रहे हों। ये तीनों का रंग समायोजन दिखाया गया है। मल दी हो किसी ने नीले जल में, या पूर्व में मैंने अभी इसके पहले ही बताया था, नीले जल में आकाश को क्या बना दिया है? जलाशय बना दिया, जल बना दिया है, जलाशय बना। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल दे।
नीले रंग में सूर्योदय जो आ रहा है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। यहाँ के दो अर्थ भी आप ले सकते हैं, एक तो सूर्य का ले सकते हैं, दूसरा अर्थ स्वयं उषा का ले सकते हैं, क्योंकि उषा का यहाँ मानवीकरण हो रहा है। तो आप कह सकते हैं जैसे नीले जल में जो सूर्योदय आकाश में आ रहा है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो प्रतिबिंब पड़ रहा, तो कभी को ऐसा लगता है उस प्रतिबिंब को देखकर जैसे किसी महिला का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पड़ रहा है, जल में पड़ रहा है, और वो हवा की वजह से हिल रहा हो, झिलमिला रहा हो, हिल रहा हो, स्थिर नहीं है। तो कहने इसमें क्या है, नीला जल। नीला जल किसे बना, जल का रूप कैसे मान लिया, आकाश को। प्रतिबिंब किसका ले लिया, सूर्य का। तो उस जो सूर्य आ रहा है तो उसको देखकर, आकाश में जो सूर्य निकल रहा है उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदर महिला का प्रतिबिंब पड़ रहा हो और वो झिलमिलाहट हो रही हो। ये सूर्योदय, ये वर्णन कवि ने किया है जैसे हिल रही हो। और अब क्या हो रहा, और जादू टूटता है। एक जादू बताया, किसको, जादू किस समय को बताया, भोर के समय को, प्रातः काल के समय को, सूर्योदय के पूर्व के समय को कवि ने क्या बताया, भोर। क्या जादू टूटता है, और जादू क्या होता है, जो आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, आंखों को अपनी ओर मोह ले, वो क्या कहलाता है, जादू। तो प्रातः काल की जो सुंदरता है वो कैसी है, वो उसमें एक जादू है, उसमें एक आकर्षण है, जो ऐसा लगता है कि बराबर इस सुंदरता को देखते रहें, एक पल हम इसको देखते रहें। तो क्या कह रहा है, जादू टूटता है। अब जादू क्या हो रहा है, जादू टूट रहा है। क्यों टूट रहा है, उषा का। किसका टूट रहा है जादू, उषा का। क्यों, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है सूर्योदय हो रहा है, अर्थात सूर्योदय हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर। इसकी वजह से जो प्राकृतिक सुंदरता थी वो कम हो गई, वो आकर्षण, वो चमत्कार अब नहीं रह रहा। क्यों, सूर्योदय हो रहा है। कवि कहना ये चाहता है सूर्योदय के पूर्व की जो स्थिति होती है बहुत ही सुंदर होती है, मनमोहक होती है। इसी का गतिशील बिंब कवि ने उषा कविता के माध्यम से बांधने का प्रयास किया है, अपने शब्दों के माध्यम से बांधने का प्रयास किया है। किसको जोड़ा है, ग्रामीण उपमानों को। तो कवि ने अपनी इसमें उषा कविता में नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, और ये किसमें है, ग्रामीण उपमानों का प्रयोग किया है। आप सभी साथियों जानते हैं कि इस समय जब आप 21 में बोर्ड परीक्षा में प्रवेश हो गए तो उसमें क्या है, ये दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के भी प्रश्न होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न होंगे। तो इसमें आपके दोनों तरीके के प्रश्नों के लिए हमें तैयारी करनी है। किन किन ग्रामीण उपमानों का प्रयोग किया गया, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या किन किन ग्रामीण उपमानों का प्रयोग नहीं किया गया है, आगे देखते हैं इसी में। फिर आप देखिए उपमान मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। नीला शंख किसके लिए हुआ है, सुबह आकाश के लिए नीला शंख का प्रयोग किया है। राख से लीपा हुआ चौका, ये किस समय के लिए प्रयोग किया गया है, आप कहोगे भोर के नभ के लिए, भोर के नभ के लिए किया गया। काली सिल किसके लिए है, अंधेरे से युक्त जो आसमान होता है उसके लिए काली सिल का प्रयोग किया गया है। स्लेट पर लाल खड़िया, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, उगते सूरज की लाली के लिए, उगते सूरज की लाली के लिए। फिर है गौरी गोरी देह है, नीले आकाश में सूरज या उषा के लिए भी प्रयोग किया गया है। अब आप ध्यान रखना एमसीक्यू टाइप में इस तरीके से प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि आप नीला शंख किसके लिए प्रयोग हुआ है, सुबह आकाश के लिए, भोर के नभ के लिए, अंधेरे के युक्त आसमान के लिए, या नीले आकाश में सूरज के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि नीला शंख जो है सुबह के आकाश के लिए प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद राख से लीपा हुआ चौका का प्रयोग किसके लिए किया गया है, आप कहोगे भोर के नभ के लिए। तो इस तरीके से इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और इसके बाद शॉर्ट लघु उत्तरीय भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि कवि ने किन किन ग्रामीण उपमानों का प्रयोग किया। उषा कविता में कवि ने किन किन ग्रामीण उपमानों का प्रयोग किया है, तो वो उपमानों को आपको लिखना होगा।
तो इस तरीके से किन किन ग्रामीण उपमानों का प्रयोग किया? राख से लीपा हुआ चौका, काली सिल पर जैसे लाल केसर मल दियो और स्लेट पर लाल खड़िया मल दियो, इन ग्रामीण उपमानों का कवि ने प्रयोग किया है। तो इस तरीके से ये मेरे पाठ्यक्रम में कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी मैंने बताया और इसका भाव बताया। आशा और उम्मीद करते हैं निश्चित इस कविता को आपको समझ में आ गई होगी और बोर्ड एग्जाम में ये निश्चित आपके लिए लाभदायी होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगले फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।